तो बंधन ऊर्जा वक्र की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। आप लोग बंधन ऊर्जा वक्र को अपने सामने रख लें तो उसमें देखेंगे कि ऐसे नाविक जिनकी द्रव्यमान संख्या 50 और 150 के बीच में है, उनकी बंधन ऊर्जा 150 से अधिक वाले, द्रव्यमान संख्या 150 से अधिक वाले नाविकों की बंधन ऊर्जा से अधिक होती है। बीच में वक्र उठा हुआ है और जैसे जैसे 150 के आगे चलेंगे वक्र बंधन ऊर्जा प्रतिनिकुलन कम होती जाती है। ये मैं यहाँ पे वक्र दिखा देता हूँ आपको। ये वक्र है तो 50 से यानी इस बीच में, यहाँ से यहाँ तक, इस बीच में बंधन ऊर्जा काफ़ी अधिक है, फिर आगे यहाँ से कम होती जा रही है। यानी 150 से अधिक वाले नाभिक को अगर हम तोड़ें, विखंडन करें उसका, तो वो नाभिक, जो दो नाभिक बनेंगे वो इस क्षेत्र में आएंगे कहीं, तो यानी उनकी बंधन ऊर्जा बढ़ जाएगी। उन नाभिकों की बंधन ऊर्जा, जो बड़ा नाभिक था जिसको हमने तोड़ा था, उसकी बंधन ऊर्जा से अधिक हो गई है। बंधन ऊर्जा अधिक हो गई, इसका मतलब द्रव्यमान क्षति होगी, बढ़ जाएगी। और जो द्रव्यमान क्षति बढ़ेगी तो उस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये विखंडन में इसी प्रकार से दो प्रोसेस होते हैं, दो संलयन और विखंडन। तो विखंडन में इसी तकनीक की वजह से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो क्योंकि जो भारी नाविक हैं उनकी बंधन ऊर्जा कम है और जो टूटकर दो हल्के नाविकों में बनते हैं उनकी बंधन ऊर्जा अधिक हो जाती है, यानी द्रव्यमान क्षति बढ़ जाती है। वो द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में, विखंडन ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो ये चीज़ यहाँ लिखी है। यदि द्रव्यमान संख्या 150 से कम है तथा द्रव्यमान संख्या 50 और 150 वाले के बीच के जो नाविक हैं उनकी तुलना की जाए तो 50 और 150 के बीच के जो नाविक हैं उनकी नाविकों की बंधन ऊर्जा अधिक होती है, यानी वो 150 से द्रव्यमान संख्या अधिक वाले नाविकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। बंधन ऊर्जा प्रतिनिकुलन अधिक होगी तो इसका मतलब वो अधिक स्थायी होंगे। अर्थात यदि कोई भी नाविक ऐसा जिसकी द्रव्यमान संख्या 150 से अधिक है, उसका विखंडन किया जाए तो वो वाले नाविक को, उनकी द्रव्यमान संख्या पर इस बीच में आ जाएगी। 50 और 150 के बीच में वाले नाविकों में विखंडित किया जाता है तो नाविक अधिक स्थायी हो जाता है, यानी जो टूट के जो नाविक बनेंगे वो अधिक स्थायी हो जाएंगे। क्योंकि बंधन ऊर्जा वक्र ऊंचा है उस क्षेत्र में, बंधन ऊर्जा प्रतिनिकुलन अधिक है, अधिक स्थायी होंगे। अधिक स्थायी होने से वो द्रव्यमान क्षति होगी और उस द्रव्यमान क्षति के कारण कुछ ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो नाभिक की विखंडन में इसी तरह से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है इसी प्रकार। अब देखिए जो वक्र है मैं एक बार और दिखा देता हूं। जो कम द्रव्यमान वाले नाविक हैं, इस क्षेत्र में जो नाविक हैं, इनको अगर दो नाविकों को जोड़ा जाए तो द्रव्यमान संख्या अधिक हो जाएगी। यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पर भी ये जो दो नाविक, हल्के वाले नाविक जुड़ के भारी नाविक बनाएंगे तो उसमें भी द्रव्यमान क्षति बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, क्योंकि बंधन ऊर्जा अधिक हो गई। तो द्रव्यमान क्षति से इसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये एक संलयन का प्रोसेस होता है, संलयन का तरीका होता है। जब दो नाविक, हल्के नाविक संलयित होकर भारी नाविक में परिवर्तित होते हैं तो बंधन ऊर्जा बढ़ने के कारण द्रव्यमान क्षति बढ़ जाती है और द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। इसी प्रकार हल्के नाविक यानी 50 से कम वाले नाविकों को किसी विधि के द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाविकों में परिवर्तित कर दिया जाए तो भी बंधन ऊर्जा प्रतिनिकुलन बढ़ने के कारण, बंधन ऊर्जा प्रतिनिकुलन बीच में मैक्सिमम है। जब द्रव्यमान संख्या कम है वहाँ भी कम है बंधन ऊर्जा, जहाँ द्रव्यमान संख्या बहुत अधिक है वहाँ भी कम है बंधन ऊर्जा, बीच में अधिक है। तो दो हल्के नाविकों को अगर हम जोड़ेंगे तो बीच वाला नाविक बन जाएगा, भारी द्रव्यमान संख्या अधिक वाला, वो बंधन ऊर्जा अधिक वाला नाविक बनेगा। उसमें भी ऊर्जा बढ़ने का ऊर्जा प्राप्त होती है और इस विधि को बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन।
जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो संलयन, नाभिकीय संलयन कहलाता है। इसके अलावा एक और चीज इसमें बंधन ऊर्जा में क्लियर है कि ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो आदि, ये नंबर कहलाते हैं मैजिक नंबर, ये मैजिक नंबर कहलाते हैं। तो इन संख्या वाले नाभिक अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम में प्रोटॉन की संख्या 2 है, न्यूट्रॉन भी 2 है, तो दोनों ही मैजिक नंबर है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 है, न्यूट्रॉन भी 8 है, ये भी मैजिक नंबर हो गया। फिर उसके बाद 20 है, तो अगर हम वक्र देखें तो यहाँ पर 20 के आसपास यहाँ भी अधिक बंधन ऊर्जा है, यहाँ बीच में ये सब अधिक बंधन ऊर्जा वाले नाभिक हैं। तो ये पीक आ रही है, वो मैजिक नंबर वाले नाभिक हैं। तो वक्र से यह भी प्रदर्शित होता है कि मैजिक संख्या वाले नाभिक उच्च स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। इनकी स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी अपने आसपास के नाभिकों की तुलना में ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा संकुलन गुणांक या पैकिंग फ्रैक्शन। तो जो संकुलन गुणांक है, सिंपल भाषा में जो हमारा मास डिफेक्ट है, द्रव्यमान क्षति है, और जो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, उससे भाग दे दें इसमें, यानी द्रव्यमान क्षति प्रति न्यूक्लियन, प्रत्येक न्यूक्लियन पर कितनी द्रव्यमान क्षति हो रही है, वो संकुलन गुणांक कहलाता है। तो द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान संख्या के अनुपात को संकुलन गुणांक कहते हैं। इसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान संख्या से भाग दे दिया हमने, डिवाइड कर दिया, तो जो द्रव्यमान क्षति हो गई वो प्रति न्यूक्लियन हो जाएगी। तो प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान क्षति संकुलन गुणांक कहलाती है। और संकुलन गुणांक से हम पता लगा सकते हैं कि नाभिक स्थायी होगा या अस्थायी होगा। तो संकुलन गुणांक कहलाता है, तथा इसका उपयोग तुलनात्मक स्थायित्व को समझने के लिए किया जाता है। तो जो द्रव्यमान क्षति है, जैसे द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक का द्रव्यमान और उसमें न्यूक्लियनों की संख्या का जो अंतर है, वो द्रव्यमान क्षति होती है, ठीक है ना। ये और इसमें अगर 1 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा संकुलन गुणांक। अब ये द्रव्यमान क्षति धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। यदि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या से कम है तो द्रव्यमान क्षति ऋणात्मक हो जाएगी, संकुलन गुणांक ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों से अधिक है तो द्रव्यमान क्षति धनात्मक होगी, संकुलन गुणांक भी धनात्मक होगा। तो संकुलन गुणांक का मान धनात्मक अथवा ऋणात्मक संभव है, दोनों ही मान हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि संकुलन गुणांक निगेटिव है, ऋणात्मक है, तो इसका मतलब ये होता है जितना ऋणात्मक होगा नाभिक उतना ही स्थायी होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब नाभिक का द्रव्यमान उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या से कम होगा, न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम होगा, तो ऋणात्मक द्रव्यमान क्षति होगी, और ऋणात्मक द्रव्यमान क्षति के कारण संकुलन गुणांक भी ऋणात्मक होगा, और ऐसे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। तो यदि नाभिक का द्रव्यमान उसकी द्रव्यमान संख्या A से कम होता है तो संकुलन गुणांक कैसा हो जाएगा, A से कम है अगर M तो ऋणात्मक होगा। इस अवस्था में कुछ द्रव्यमान नाभिक के निर्माण में आवश्यक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाए, बंधन ऊर्जा में वो परिवर्तित हो जाता है। ऐसे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि धनात्मक संकुलन गुणांक वाले सभी नाभिक अस्थायी होते हों। ये नियम केवल वहां पर जो हल्के नाभिक है उन पर लागू नहीं होता, भारी नाभिकों पर यह नियम लागू होता है। अगर
संकुलन गुणांक का मान धनात्मक है तो नाभिक अस्थायी होंगे, लेकिन हल्के नाभिकों पर ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है ना। संकुलन गुणांक का धनात्मक मान नाभिक के अस्थायित्व को निरूपित करता है, लेकिन यह निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिकों के लिए सत्य नहीं है। निम्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिक जो है 20 तक, 25 तक या 40 तक ले लें द्रव्यमान संख्या, वहां पर लागू नहीं है। ये लागू होता है A ग्रेटर देन और इक्वल टू 230। ये नाभिक अगर इनका संकुलन गुणांक ऋणात्मक है तो ये अस्थायी होते हैं, और ऐसे तत्व कैसे क्या हो जाते हैं फिर रेडियो एक्टिव। ऐसे तत्वों को स्वतः विघटित होते हैं। नाभिक अस्थायी होगा तो विघटित होगा, स्थायी नाभिक ही बंधा हुआ रह सकता है, अस्थायी होते ही उसका विघटन हो जाता है। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं और वो स्वतः विघटित होते जाते हैं। एक संकुलन गुणांक का एक ग्राफ हम दिखाएंगे आपको, ये चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये 0 है संकुलन गुणांक, यहाँ से ऊपर ये पॉजिटिव है, 0 से नीचे नेगेटिव है। तो हल्के जो नाभिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 20 से कम है तो उनका तो संकुलन गुणांक धनात्मक है, लेकिन ये स्थायी नहीं है, अस्थायी नहीं है, इन पर ये नियम लागू नहीं होता है। और 20 से जैसे ही और आगे चलेंगे तो ये ऋणात्मक हो गया संकुलन गुणांक, और यहाँ तक करीब द्रव्यमान संख्या 180 तक ये कैसा रहता है, ऋणात्मक रहेगा। तो ये सभी नाभिक स्थायी होते हैं। ये सभी नाभिक कैसे होंगे, स्थायी। इसके आगे फिर धनात्मक हो गया ये तो ये मैंने बताया 230 करीब, यहाँ इससे अधिक वाले जो नाभिक हैं वो स्वतः विघटित हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। तो इस कर्व को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चित्र में द्रव्यमान संख्या के साथ संकुलन गुणांक F के परिवर्तन को दर्शाया गया है। चित्र 1 से निम्न परिणाम प्राप्त होते हैं। ये जो चित्र है हमारा नीचे, ये संकुलन गुणांक वर्सेस द्रव्यमान संख्या। तो एक नज़र मान लीजिए आप, ये शुरू में धनात्मक है संकुलन गुणांक और फिर नेगेटिव हो गया, फिर और जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती जाती है 180 के आगे वो फिर धनात्मक हो गया। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है द्रव्यमान संख्या A लेस देन 12 के लिए संकुलन गुणांक धनात्मक प्राप्त होता है। ठीक है ना। द्रव्यमान संख्या A ग्रेटर देन 175 के लिए संकुलन गुणांक भी धनात्मक प्राप्त होता है। ये इधर भी धनात्मक है और यहाँ भी धनात्मक है। द्रव्यमान संख्या 12 से लेके 175 के बीच में संकुलन गुणांक ऋणात्मक प्राप्त होता है। यानी ये 12 करीब यहाँ होगा, 12 से लेके 175 द्रव्यमान संख्या वाले जितने भी नाभिक हैं वो सभी स्थायी होते हैं। स्थायी तो 12 से कम वाले भी हैं, लेकिन चूंकि इनका संकुलन गुणांक धनात्मक है, लेकिन इन पर ये नियम मैंने बताया लागू नहीं होता। ये नियम केवल यहाँ लागू होगा और 230 के बाद जो रेडियोएक्टिव तत्व है वो अस्थायी हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, जैसे कार्बन 12, कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 12, और 12 पर ये संकुलन गुणांक कितना है 0, ये 0 है। ठीक है ना। तो कार्बन 12 अर्थात A12 के लिए संकुलन गुणांक 0 प्राप्त होता है। क्योंकि हम जो द्रव्यमान निकालते हैं किसी भी नाभिक का, किसी भी एटम का, तो कार्बन 12 का द्रव्यमान को स्टैंडर्ड मानकर निकाला जाता है। कार्बन 12 का द्रव्यमान को हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो कार्बन 12 के लिए संकुलन गुणांक 0 है। 12 से कम होने, द्रव्यमान संख्या 12 से कम होने पर भी ये धनात्मक है और 175 से अधिक होने पर भी ये धनात्मक है। लेकिन धनात्मक में ये नहीं कि ये अस्थायी हो गए, यहाँ पर ये भी नाभिक स्थायी होते हैं। यहाँ पर भी कुछ नाभिक 230 तक स्थायी होते हैं, उसके बाद ये अस्थायी होते चले जाते हैं।
और जो ऋणात्मक संकुलन गुणांक है वे अधिक स्थायी होते हैं, वे ऐसे नाभिक अधिक स्थायी होते हैं।